हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक आंकड़े संकलन की प्रश्नावली या अनुसूची विधि क्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्राथमिक समंग, द्वितीयक समंग का अर्थ और प्राथमिक आंकड़े संकलन करने की 3 विधियां हम पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि और संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति विधि क्या है, इनके गुण और दोष क्या है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक आंकड़े संकलन करने की चौथी विधि, प्रश्नावली विधि या अनुसूची विधि क्या है। देखिए, इस विधि में क्या होता है, जो अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है, आंकड़े इकट्ठे करने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपने आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एक प्रश्न सूची बनाता है और इस प्रश्न सूची को डाक द्वारा सूचना देने वाले व्यक्तियों तक पहुंचा दिया जाता है, या फिर जो गणक होते हैं, गणना करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे प्रश्नावली लेकर सूचना देने वाले व्यक्तियों तक पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न कर अपनी प्रश्नावली को भरकर जो उत्तर प्राप्त करते हैं, उनसे निष्कर्ष निकालकर हम अपने आंकड़े कलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रश्नावली विधि में क्या होता है, अनुसंधानकर्ता कहीं आता जाता नहीं है, वो क्या करता है, एक प्रश्न सूची का निर्माण करता है, जिसको डाक द्वारा या गणकों द्वारा सूचना देने वाले व्यक्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। सूचक जो सूचनाएं या उत्तर देते हैं, उनके आधार पर उन प्रश्नावलियों को पूरा कर लिया जाता है और डाक विधि से जो प्रश्नावली भेजी जा रही है, उसमें तो क्या होते हैं, जो सूचक होते हैं, उन प्रश्नों को भरकर वापस डाक द्वारा अनुसंधानकर्ता तक पहुंचा देते हैं और इस आधार पर जो सूचनाएं मिलती है, उनसे अनुसंधानकर्ता अपने डेटा कलेक्ट कर लेता है। तो इस विधि के अंदर 2 तरीके हैं, देखो, एक तो है डाक विधि, डाक विधि और दूसरी है गणक विधि। डाक विधि में तो डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जाएगी, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर उसके साथ एक पत्र संलग्न कर दिया जाता है कि सूचक जो भी सूचनाएं देंगे, वे समस्त सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी। इसमें क्या करते हैं, गणक, गणना करने वाले व्यक्तियों को कहते हैं गणक। अनुसूची बनाकर या प्रश्न सूची बनाकर अनुसूची भरवाते हैं। गणक द्वारा क्या किया जाता है, अनुसूची भरवाने का कार्य किया जाता है। अनुसूची को लेकर स्वयं में सूचना देने वाले व्यक्तियों तक पहुंचेंगे और सूचना देने वाले व्यक्ति जो सूचनाएं देंगे, उनके आधार पर वे अपने आंकड़े इकट्ठा कर लेंगे। अब देखिए, डाक द्वारा जो प्रश्नावली भेजी जा रही है या गणकों द्वारा जो अनुसूचियां भरवाई जा रही है, ये उन्हीं क्षेत्रों के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है जहां के व्यक्ति पढ़े लिखे हैं या वे हमारी भाषा को समझते हैं। यदि हमारा अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है, किसी सर्वे कार्य के लिए हम यदि प्रश्नावली बनाकर इस विधि से आंकड़े इकट्ठा करना चाहें, तो हम ये विधि प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन इस विधि के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, वो ये कि जहां के व्यक्ति पढ़े लिखे हैं या हमारी भाषा से परिचित हैं, वहीं पर हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है। बाकी इस विधि का प्रयोग करके भी हम बड़े अनुसंधान के लिए सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि के यदि गुणों पर यदि प्रकाश डालें, चाहे हम डाक द्वारा प्रश्नावली भरवा रहे हैं या गणकों द्वारा अनुसूचियां भरवा रहे हैं, इस विधि के जो गुण हैं, बड़े क्षेत्र में हम अनुसंधान कर सकते हैं। गुण है इसके, बड़े क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। पक्षपात रहित है ये विधि, क्योंकि सूचना देने वाले और सूचना लेने वाले आमने सामने नहीं होंगे। प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर सूचनाएं, आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। पक्षपात रहित। फिर हम इसको मितव्यय भी मान सकते हैं। मितव्यय कम खर्चीली विधि है, समय, धन और श्रम तीनों को ही बचाती है ये विधि। उसके बाद विस्तृत क्षेत्र में भी हमें इसके लिए सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। अब निष्पक्षता भी बनी रहेगी इसमें, चौथा गुण निष्पक्षता। पक्षपात रहित वैसे हमने लिख दिया है, वो भी माना जा सकता है, निष्पक्ष कोई बात नहीं, पक्षपात रहित है। अब इसके अवगुणों पर यदि हम दृष्टि डालें, अवगुण क्या क्या है, इस विधि का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब व्यक्ति पढ़े लिखे हों। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो प्रश्नावली के प्रश्न नहीं भर पाएगा। साक्षरता की आवश्यकता है इस विधि के लिए, साक्षरता अनिवार्य, या व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। फिर दूसरा,
अवगुण यदि अपन देखें तो व्यक्ति प्रश्नावलियों के प्रश्न भरने के प्रति उदासीन होते हैं। व्यक्ति उदासीन होते हैं, उदासीनता, वे प्रश्न को भरने में रुचि नहीं दिखाते। हमारे पास भी देखिए कोई व्यक्ति प्रश्न सूची छोड़ जाए या डाक द्वारा आ जाए तो हम भी उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम देखते हैं हमारे काम की तो चीज नहीं है, हम क्यों भरें। तो व्यक्ति यदि उदासीन है, वो उसमें उस प्रश्न सूची को भरने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है, तो इस विधि से हम सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर लोचशीलता का अभाव है। यदि सूचना देने वाले को कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न लिखा हुआ है उसको उसी का उत्तर देना है। ये हमारे समझ के बाहर है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति या सूचना देने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रश्न समझ में आए हैं या नहीं। तो प्रश्नावली विधि के अंदर क्या होगा, प्रश्न सूचियां या अनुसूचियों का निर्माण किया जाता है। डाक द्वारा या गणकों द्वारा भी प्रश्नावलियां और अनुसूचियां भरवाई जाती है, जिसमें सूचक को यह आश्वासन दिया जाता है कि उनके द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा। फिर इसके बहुत सारे गुण भी हैं कि बड़े क्षेत्रों में हम अनुसंधान कर सकते हैं। यह पक्षपात रहित विधि है। जो जानकारी आंकड़े इकट्ठे होते हैं उसके अंदर शुद्धता भी पाई जाती है। यह मितव्ययी विधि है। लेकिन इस विधि का सबसे बड़ा दोष है कि यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है तो हम इस विधि से आंकड़े इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और व्यक्ति जब प्रश्न सूचियों को लौटाने में उदासीनता दिखाते हैं, उनको भरने में उदासीनता दिखाते हैं, तो हम इस विधि से आंसर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आंसर प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आंकड़े भी इकट्ठा नहीं कर सकते। इस विधि में लोचशीलता का अभाव भी पाया जाता है। अब देखिए आगे हमारा इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। ये चौथी विधि तो यहाँ कंप्लीट होती है। इससे से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि एक अच्छी प्रश्नावली में क्या गुण होने चाहिए। यदि हम प्रश्नावली या अनुसूची का निर्माण करके सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं तो एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने जरूरी है, शॉर्ट रूप में देख लेंगे हम अच्छी प्रश्नावली के गुण। अच्छी प्रश्नावली के गुण, जब कोई अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के लिए प्रश्न सूची बना रहा है तो उसके प्रश्न सूची में क्या क्या गुण होने जरूरी है। पहला, प्रश्नों की कम संख्या। प्रश्नों की कम संख्या, प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, न जरूरत से ज्यादा न जरूरत से कम प्रश्न होने चाहिए। क्योंकि ज्यादा प्रश्न होंगे तो बड़ी प्रश्नावलियों को देखकर जो सूचक है पहले ही घबरा जाएंगे, और कम प्रश्न है बहुत अधिक तो सूचक जो सूचनाएं देंगे उनसे हम पर्याप्त मात्रा में आंकड़े इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्नों की संख्या न बहुत अधिक ज्यादा और न बहुत अधिक कम होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में या कम से कम प्रश्न पूछे जाने चाहिए। दूसरा, सरलता होनी चाहिए प्रश्न सूची में। सरलता कि उसे पढ़कर सूचक आसानी से प्रश्नों को समझ सके, और यदि वो प्रश्नों को समझ लेगा तो उत्तर देने में भी सक्षम होगा। सरलता हम इस दृष्टि से भी ले सकते हैं कि जैसे उसमें हाँ या नहीं वाले, राइट लगाने वाले, कि जो चारों में से एक है उस पर निशान लगाएं। ऐसा यदि हम प्रश्न बनाते हैं तो सूचक फटाफट उत्तर दे देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि विकल्प वाले प्रश्न हमें अधिक लेने चाहिए, विवरणात्मक वाले प्रश्न नहीं लेने चाहिए या कम मात्रा में ही लेने चाहिए। फिर तीसरा, प्रश्नों का उचित क्रम। प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्नों का उचित क्रम, उचित क्रम। जैसे यदि हम किसी संदर्भ में आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं तो पहले जैसे हम जा रहे हैं प्रश्न सूची बना रहे हैं, जैसे हमें पूछना चाहिए कि आपके परिवार के मुखिया का नाम क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसमें से स्त्री जाति के व्यक्ति कितने हैं, पुरुष जाति के व्यक्ति कितने हैं, स्त्री जाति में से कितने विवाहित, कितने रोजगार में लगे हुए हैं, पुरुष जाति में से कितने रोजगार में लगे हुए हैं, कितने गांवों में रह रहे हैं, कितने शहरों में रह रहे हैं। यदि मेरा पहला ही प्रश्न ऐसा हो कि आपके परिवार में कितने व्यक्ति गांव में रहते हैं, कितने शहर में रहते हैं, कितने व्यक्ति शिक्षा प्राप्त हैं, कितने अशिक्षा प्राप्त हैं, तो ये जो प्रश्नों का क्रम होगा वो बिल्कुल गलत होगा। प्रश्नों का उचित क्रम में होना जरूरी है। नेक्स्ट है, अनुचित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अनुचित प्रश्न नहीं रखने चाहिए, अनुचित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जो प्रश्न व्यक्ति की सामाजिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए
ऐसे प्रश्न हमारी प्रश्नावली में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होती है, सांप्रदायिक भावनाएं भड़कती है और लड़ाई झगड़ों की संभावनाएं बनी रहती है। फिर मतभेद रहित होनी चाहिए प्रश्नावली, मतभेद रहित। कोई अन्य व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता हमारी प्रश्नावली के संबंध में किसी प्रकार का मतभेद जाहिर न करे, ऐसी प्रश्नावली हमें बनानी चाहिए जिसके संबंध में सभी विद्वान एक मत हो और अपने तर्कों के आधार पर उस प्रश्नावली को सही ठहराए। उसके बाद में पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए, हमें पूर्व परीक्षण हो जाना चाहिए प्रश्नावली का। हमें पहले से ही उस प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़कर चेक कर लेना चाहिए कि जो प्रश्न हमारे द्वारा लिखे गए वे सही हैं या नहीं, उसके द्वारा जो उत्तर दिए जाने हैं वे बिल्कुल आ पाएंगे या नहीं। उसके बाद में निर्देश, प्रश्नावली में निर्देशों का पर्याप्त मात्रा में उल्लेख किया जाना चाहिए कि भाई अमुक प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। विकल्प वाले प्रश्न है तो सही पर टिक का निशान लगाइए। जो भी निर्देश आपको देने हैं वो प्रश्नावली के अंदर लिखे हुए होने चाहिए। उसके बाद में सत्यता की जांच की जानी चाहिए प्रश्नावली की। 2-3 सूचकों के द्वारा सूचनाएं भरवाकर हमें अपनी प्रश्नावली की सत्यता की परख भी कर लेनी चाहिए। जिस प्रश्नावली की सत्यता की परख पूरी तरह से पूर्ण होती है वो प्रश्नावली श्रेष्ठ मानी जाती है। और लास्ट है हमारा प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना, प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना, लौटाने की प्रार्थना। जो भी प्रश्नावली बनाई जा रही है उसमें नोट रूप में लिखा जाना चाहिए कि निवेदन है कि आप इस प्रश्नावली को भरकर लौटाने का कष्ट करें, क्योंकि यदि आप ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं तो व्यक्ति व्यर्थ में उस प्रश्नावली को अनेक बार फाड़ फूड़ कर फेंक देते हैं। तो आपकी प्रश्नावली में ऐसा निर्देश भी होना चाहिए कि व्यक्ति अनुसंधान का जो हमारा क्षेत्र में जो सूचक है उसको पढ़कर उससे प्रेरणा ले और वापस प्रश्नावली को लौटाने के लिए वो तैयार रहे। तो एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों की पर्याप्त संख्या, कम संख्या, न बहुत अधिक ज्यादा न बहुत अधिक कम, सरलता होनी चाहिए, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए, हमें सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए, मतभेद रहित होनी चाहिए प्रश्नावली, उचित निर्देशों का उल्लेख होना चाहिए और प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना के साथ ही सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा, इसका आश्वासन हमें प्रश्नावली में दे देना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने प्राथमिक समग्र संकलन करने की प्रश्नावली विधि का अध्ययन किया, साथ ही ये भी देखा एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण होने चाहिए। अपनी होमवर्क कॉपी में एक अच्छी प्रश्नावली के गुण लिखिए। ये प्रश्न आपके लिए है। धन्यवाद।